Assalamualaikum students, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न फिजिक्स। लास्ट लेक्चर में हमने नया चैप्टर स्टार्ट किया जिसका नाम है लॉज ऑफ मोशन। तो इसी चैप्टर का आज हम दूसरा लेक्चर स्टार्ट करेंगे। तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था फोर्स के बारे में, या हमने पढ़ा था कॉज ऑफ मोशन के बारे में हमने पढ़ा था। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है और अगर वो फिर क्या आ जाएगा मोशन में, तो उस मोशन का जो काज है वो क्या है, ठीक है। तो वो हमने देखा था, उसको हम बोलते हैं फोर्स। काज ऑफ मोशन इज फोर्स। फॉर एग्जांपल अगर ये कोई ऑब्जेक्ट है या कोई बॉडी है, ये क्या है रेस्ट में, तो अगर हमें इसको क्या मोशन में लाना है तो हमको इसके लिए क्या अप्लाई करना है, हमें जरूरी अप्लाई करना है फोर्स। तो फोर्स के बगैर ये मोशन में नहीं आएगा। तो फोर्स इज द काज फॉर मोशन। तो इसमें हमने एक केस नहीं पढ़ा था, हमने खाली यही केस पढ़ा था शायद। तो दूसरा केस था इसमें, फॉर एग्जांपल अगर कोई बॉडी है, यह है यूनिफॉर्म मोशन में, यह है यूनिफॉर्म मोशन में। तो अब अगर हम चाहते हैं कि इसकी जो ये यूनिफॉर्म मोशन है ये चेंज हो जाए, ये हो जाए चेंज, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, तो हम यहाँ पे भी करेंगे अप्लाई फोर्स। तो यहाँ पे भी रिक्वायर क्या है, फोर्स रिक्वायर्ड है, ताकि जो इसकी यूनिफॉर्म मोशन है वो चेंज हो जाए किसमें, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में, ठीक है। तो जब तक हम किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तब तक वो बॉडी कंटिन्यू क्या रहेगी, यूनिफॉर्म मोशन में। तो उसकी जो यूनिफॉर्म मोशन है वो तब तक चेंज नहीं हो जाएगी जब तक कि हम उस पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे। जिस तरह के हमने देखा था, जब एक बॉडी रेस्ट में होगी, जब तक हम इस पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तब तक ये बॉडी मोशन में नहीं आएगी, ठीक है। तो ये दो केसेस थे। तो और हमने पढ़ा था इसमें हमने टाइप्स ऑफ फोर्स के बारे में, कॉन्टेक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स के बारे में। तो एक और कैटेगरी है फोर्सेस की जिसको हम बोलते हैं बैलेंस्ड फोर्सेस और अनबैलेंस्ड फोर्सेस। तो अब देखते हैं हम बैलेंस्ड फोर्सेस और अनबैलेंस्ड फोर्सेस क्या होते हैं, ठीक है। तो और दो टाइप्स हैं फोर्स, एक तो बैलेंस्ड फोर्सेस, बैलेंस्ड फोर्स एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। तो पहले हम पढ़ते हैं बैलेंस्ड फोर्स के बारे में। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, या फॉर एग्जांपल एक कोई बॉक्स है, ठीक है। और ये बॉक्स क्या है, ये है रेस्ट में, बॉक्स है हमारे पास, और ये क्या है, ये है रेस्ट में। फॉर एग्जांपल इस बॉक्स पे मैं कोई फोर्स अप्लाई करूंगा इस डायरेक्शन में, ठीक है। इसको मैं नाम रखूंगा F1, ठीक। और दूसरा फोर्स क्या करूंगा मैं, दूसरा फोर्स मैं अप्लाई करूंगा अपोजिट डायरेक्शन में F2, ठीक है। तो F1 और F2 इनको हम कब कहेंगे कि ये बैलेंस्ड फोर्सेस हैं। If F1 is equal to minus F2, if F1 is equal to minus F2, तब हम कहेंगे ये दो फोर्सेस है बैलेंस्ड फोर्सेस। फॉर एग्जांपल अगर पहले मैं एक ही फोर्स इस पे अप्लाई करूंगा F1, ठीक है, इस पे मैं करूंगा एक ही फोर्स अप्लाई F1, एंड F1 is equal to फॉर एग्जांपल 10 न्यूटन, F1 is equal to 10 न्यूटन। तो अगर मैं हमारे पास एक बॉक्स है, इस पे मैं फोर्स कर रहा हूं अप्लाई कितना, 10 न्यूटन, और ये बॉक्स क्या है, रेस्ट में, तो ये क्या आएगा, ये आएगा मोशन में, ये आएगा मोशन में, ठीक है। अब एक और फोर्स में ऐड करता हूं यहाँ पे मैं इसको अब अपोजिट डायरेक्शन में दूसरा फोर्स दूंगा, और इसको मैं नाम रखूंगा F2, और ये भी मैं रखूंगा इसके बराबर 10 न्यूटन के बराबर, ये भी रखूंगा मैं बराबर 10 न्यूटन के बराबर। तो यहाँ पे क्या होगा, अब एक फोर्स इस तरफ से इस डायरेक्शन में है और दूसरा फोर्स क्या है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे F1 इज इक्वल टू F2, क्योंकि ये भी 10 न्यूटन है और ये भी 10 न्यूटन है, क्योंकि इनकी डायरेक्शन भी क्या है, अपोजिट। इसकी डायरेक्शन ये है और इसकी डायरेक्शन अपोजिट है। तो हम लिखेंगे F1 इज इक्वल टू माइनस टाइम्स F2। तो माइनस क्या रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे अब ये बॉक्स है ये मोशन में नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अब फोर्सेस बैलेंस्ड है। जो पहली सिचुएशन थी जहां पे हमने एक ही फोर्स रखा था F1, तब ये जो सिस्टम है ये बैलेंस्ड नहीं था, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहा था। अब क्योंकि फोर्स जो है ये दोनों डायरेक्शंस में
अप्लाई हो रहा है, F1 यहां से और F2 यहां से, और F1 किसके बराबर है, F2 के बराबर। F1 इज इक्वल टू 10 न्यूटन एंड F2 इज इक्वल टू 10 न्यूटन। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये जो बॉक्स है ये रेस्ट में ही रहेगा, ये मोशन में नहीं आएगा। तो बैलेंस्ड फोर्सेस के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है, F1 शुड बी इक्वल टू F2 एंड डायरेक्शन शुड बी रिवर्सल या अपोजिट डायरेक्शन होनी चाहिए, ठीक है। तो ये है कौन सा केस, बैलेंस्ड फोर्सेस जो है इनको हम बैलेंस्ड फोर्सेस कहेंगे। तो यहाँ पे क्या रिक्वायर्ड है यहाँ पे एक तो फोर्सेस होनी चाहिए बराबर, F1 शुड बी इक्वल टू F2 और डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, अपोजिट, डायरेक्शन होनी चाहिए अपोजिट। तो इन फोर्सेस को हम कहते हैं बैलेंस्ड फोर्सेस, ठीक है। तो एक और एग्जांपल हम लेते हैं यहाँ पे। फॉर एग्जांपल आपने वो गेम खेली होगी टग ऑफ वार। टग ऑफ वार में क्या होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ से कुछ लोग होते हैं और दूसरे एंड से कुछ लोग होते हैं, और यहाँ क्या होती है, यहाँ होती है बीच में रस्सी। तो ये अपनी तरफ से मतलब अपनी तरफ खींचते हैं इस रस्सी को, और जो इस साइड में लोग होंगे ये क्या करेंगे, अपनी तरफ इसको खींचेंगे, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे दो आदमी रखेंगे इस साइड से भी रखेंगे दो आदमी, ठीक है। जितना फोर्स ये दो अप्लाई करेंगे उतना ही फोर्स ये दो अप्लाई करेंगे। यहाँ पे क्या होगा, तो ना ये जो यहाँ से दो बंदे हैं, ना तो ये इनको खींच पाएंगे और ना ही ये दो इनको अपनी तरफ खींच पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे फोर्सेस इक्वल है, फोर्सेस आर इक्वल, यहाँ पे फोर्सेस बराबर है। फॉर एग्जाम्पल इट इज F1 एंड इट इज F2। तो यहाँ पे क्या है, F1 इज इक्वल टू F2। और अगर हम यहाँ पे देखेंगे डायरेक्शन भी क्या है, इस फोर्स की डायरेक्शन यहाँ से ये है और इस फोर्स की डायरेक्शन ये है। तो F1 इज इक्वल टू माइनस टाइम्स F2। तो बैलेंस्ड फोर्सेस के लिए नेसेसरी कंडीशन यही है, जो F1 शुड बी इक्वल टू माइनस टाइम्स F2। तो ये है बैलेंस्ड फोर्सेस। इसके बाद है दूसरी कैटेगरी अनबैलेंस्ड फोर्सेस। तो आप देख लेते हैं अनबैलेंस्ड फोर्स हम किसे कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये एग्जांपल लेंगे, बॉक्स की एग्जांपल फिर से लेंगे। तो यहां से अगर हम फॉर एग्जांपल इस पे करेंगे अप्लाई फोर्स F1 इक्वल टू 20 न्यूटन, ठीक है, F1 इक्वल टू 20 न्यूटन, और यहां से भी मैं अप्लाई करूंगा फोर्स इस पे, F इज इक्वल टू F2 इज इक्वल टू 10 न्यूटन। तो यहां पे क्या है, अब F1 20 न्यूटन है और F2 10 न्यूटन है। तो F1 इज नॉट इक्वल टू F2, F1 इज नॉट इक्वल टू F2। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अगर हम देखेंगे रिजल्टेंट फोर्स, इस डायरेक्शन में फोर्स है 20 न्यूटन और इस डायरेक्शन में फोर्स 10 न्यूटन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, 10 माइनस 10, तो यहाँ पे डायरेक्शन अपोजिट है। तो यहाँ पे क्या हम करेंगे, सब्ट्रैक्ट, 20 माइनस 10 विल बी इक्वल टू 10 न्यूटन। तो यहाँ पे इस बॉक्स पे रिजल्टेंट फोर्स जो अप्लाई हो रहा है वो है किसके बराबर, 10 न्यूटन के बराबर। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं जो बॉक्स है ये क्या आएगा, ये आएगा मोशन में, ये आएगा मोशन में। जब भी कोई बॉडी आएगी मोशन में, जो उस बॉडी पे अप्लाई हो जाएंगे फोर्स, उनको हम बोलते हैं अनबैलेंस्ड फोर्स। तो F1 और F2 क्या है, ये है अनबैलेंस्ड फोर्सेस। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं एक और एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल अब यही बॉक्स है हमारे पास, इस डायरेक्शन में इसमें अप्लाई कर रहा हूँ फोर्स F1 और इसी डायरेक्शन में कर रहा हूँ मैं दूसरा फोर्स अप्लाई F2, और F1 इज इक्वल टू 10 न्यूटन और F2 इज इक्वल टू 10 न्यूटन। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी अब दो फोर्सेस इस पे अप्लाई हो रहे हैं। तो टोटल फोर्स यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि इनकी डायरेक्शन क्या है, सेम है, डायरेक्शन इनकी F1 और F2 की डायरेक्शन सेम है। तो ये भी 10 न्यूटन है और ये भी 10 न्यूटन है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इन दो को हम करेंगे सम। तो टोटल फोर्स विल बी इक्वल टू 20 न्यूटन। तो ये बॉडी क्या आएगी, बॉडी यहाँ पे भी आएगी मोशन में, ठीक है। तो इसके लिए क्या रिक्वायर्ड कंडीशन है, किसके लिए, अनबैलेंस्ड फोर्सेस के लिए। एक तो F1 शुड नॉट बी इक्वल टू F2। तो जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन क्या हो सकती है, डायरेक्शन अपोजिट भी हो सकती है और सेम भी हो सकती है, डायरेक्शन कोई भी हो सकती है। ये जरूरी नहीं है यहाँ पे कि डायरेक्शन अपोजिट होगी, डायरेक्शन सेम भी हो सकती है, ठीक है। तो ये थे बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्सेस। तो अब एक और कंसेप्ट है इसमें, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम इनर्शिया, उसको कहते हैं हम इनर्शिया। अब हम देखेंगे इनर्शिया क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल अब यही कोई बॉडी है, ठीक है, ये है रेस्ट में, ये है रेस्ट में, या फॉर एग्जाम्पल कोई बॉडी है, ये है किसमें, यूनिफॉर्म मोशन में, ये है यूनिफॉर्म मोशन है में, और जो पहला ऑब्जेक्ट है ये क्या है, रेस्ट में, ये रेस्ट में है और ये है यूनिफॉर्म मोशन में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इस पे मैं करूंगा फोर्स अप्लाई, ठीक है। तो ये क्या आएगी, ये बॉडी भी आएगी मोशन में, और इस बॉडी पे भी करूंगा मैं फोर्स अप्लाई।
तो इसकी यूनिफॉर्म मोशन जो है वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी चेंज, इसकी यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगी चेंज, और ये जो बॉडी रेस्ट में थी ये आएगी मोशन में। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जो ये बॉडी है ये अनविलिंग होती है, ये अनविलिंग होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये रेस्ट में थी तो ये क्या चाहती है, ये नहीं चाहती है कि ये मोशन में आ जाए, ठीक है। और इसी तरह ये बॉडी अगर यूनिफॉर्म मोशन में है तो ये भी विलिंग नहीं होती है किसके लिए, ये इसकी जो यूनिफॉर्म मोशन है वो चेंज हो जाए, ठीक है। ये बॉडी भी क्या चाहेगी, ये चाहेगी मैं रेस्ट में ही रहूं, और ये बॉडी जो है ये भी चाहेगी कि मैं यूनिफॉर्म मोशन में ही चलती रहूं, ठीक है। तो उस जो अनविलिंगनेस है इनकी, जो इनकी अनविलिंगनेस है, उस अनविलिंगनेस को हम कहते हैं इनर्शिया, उसको हम कहते हैं इनर्शिया। तो इनर्शिया क्या है, इनर्शिया इट इज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी, एक बॉडी की प्रॉपर्टी है जो अपोज करती है, क्या करती है, अपोज इस फोर्स को करती है अपोज। या फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि यहाँ पे हम चेंज लाए। फॉर एग्जाम्पल अगर ये बॉडी रेस्ट में है और हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि ये बॉडी मोशन में आए, और अगर ये बॉडी है यूनिफॉर्म मोशन में और हम चाहते हैं कि ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन में आ जाए, यानी कि इसकी मोशन चेंज हो जाए, ठीक है। तो ये क्या चाहती है, ये बॉडी क्या चाहती है, ये चाहती है कि जो इसको हम चेंज लाना चाहते हैं ये उसको अपोज करेगी, ये उसको करेगी अपोज। ये नहीं चाहेगी कि मैं रेस्ट ये मोशन में आऊं, और ना ही ये बॉडी चाहेगी कि मैं जो इसकी यूनिफॉर्म मोशन है वो चेंज हो जाए। तो इनकी जो ये अनविलिंगनेस है, ठीक है, जो इनकी अनविलिंगनेस है उसी को हम कहते हैं इनर्शिया, उसको हम कहते हैं इनर्शिया। तो इनर्शिया क्या है, इनर्शिया इट इज इनहेरेंट प्रॉपर्टी of a body which opposes any change, in its state of rest or uniform motion। तो यह है किसकी डेफिनेशन, इनर्शिया की। इनर्शिया इट इज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी विच अपोजेस एनी चेंज इन इट स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। तो हर किसी बॉडी की क्या होती है, एक प्रॉपर्टी होती है, और उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं इनर्शिया, उस प्रॉपर्टी हमको क्या कहते हैं, इनर्शिया। तो इनर्शिया क्या है, ये हर किसी बॉडी की एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी है जो अपोज करती है क्या, हर किसी चेंज को। अगर हम कोई चेंज लाना चाहें किसी भी बॉडी को, तो इसकी एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है, उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं इनर्शिया, जो नहीं चाहती है कि उसमें वो चेंज आ जाए। तो एक और रिलेशन है अब मास और इनर्शिया के बीच, मास और इनर्शिया के बीच क्या रिलेशन है अब वो हम देख लेते हैं। यहां पे क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ऑब्जेक्ट 1 और हमारे पास एक दूसरा ऑब्जेक्ट, इसको हम नाम रखेंगे ऑब्जेक्ट 2, और इसका मास है m1 और इसका मास है m2। मान लो m1 इज ग्रेटर देन m2, यानी कि इस बॉडी का मास जो है ये इस बॉडी से ज्यादा है। फॉर एग्जांपल हम अगर इस पे फोर्स करेंगे अप्लाई F इक्वल टू 2 न्यूटन, और इस बॉडी पे भी हम सेम फोर्स अप्लाई करेंगे F इक्वल टू 2 न्यूटन। तो जब हम इस बॉडी पे भी फोर्स करेंगे अप्लाई, तो इस बॉडी पे भी फोर्स भी अप्लाई करेंगे, तो ज्यादा ट्रेवल बॉडी कौन सी बॉडी ट्रेवल करेगी, ठीक है, इन दोनों में से ज्यादा ट्रेवल, यानी कि कौन सी बॉडी ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगी इन दोनों में से। तो इन दोनों में से कौन सी बॉडी ट्रेवल करेगी ज्यादा, तो इन दोनों में से वही बॉडी डिस्टेंस ट्रेवल ज्यादा करेगी जिसका मास होगा कम, जिसका मास लेस होगा, ठीक है, जिसका मास होगा लेस। तो यहाँ पे क्या हम देखेंगे, मतलब समझते हैं फिर, जिस बॉडी का मास ज्यादा होगा, तो उस बॉडी का क्या होगा, उस बॉडी का इनर्शिया ज्यादा होगा। तो मास जिस बॉडी का ज्यादा होगा उस बॉडी का इनर्शिया भी ज्यादा होगा, क्योंकि जिस बॉडी का मास ज्यादा होगा तो उस पे हमें क्या करना पड़ता है, उस पे हमें फोर्स करना पड़ता है ज्यादा अप्लाई, ठीक है। तो यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं ये बॉडी 2 मीटर डिस्टेंस कवर करे, और हम यहाँ पे भी चाहते हैं ये बॉडी भी कितनी डिस्टेंस कवर करे, 2 मीटर, तो हमें ज्यादा फोर्स कहाँ पे देना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा हमें यहाँ पे ज्यादा फोर्स, क्योंकि जो बॉडी O1 है, ऑब्जेक्ट O1 है, यहाँ पे क्या है, यहाँ इसका मास
ज्यादा, इसका मास ज्यादा है इस ऑब्जेक्ट से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हमें, यहाँ पे हमें ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ पे कम फोर्स हमें अप्लाई करना पड़ेगा। तो मास हम कहेंगे मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया, मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया। तो अगर हम देखेंगे किस बॉडी का इनर्शिया ज्यादा होगा, फॉर एग्जाम्पल अब हमारे पास दो बॉडी है, बॉडी ए और बॉडी बी, और बॉडी बी का मास ज्यादा होगा और बॉडी बी ए का मास कम होगा। तो यहाँ पे किस बॉडी का ज्यादा इनर्शिया होगा, बॉडी बी का इनर्शिया यहाँ पे ज्यादा होगा, क्योंकि ये ज्यादा अपोज करेगी किसको, चेंज को, और जो बॉडी ए है ये कम अपोज करेगी, यानी कि ये ज्यादा अपोज नहीं करेगी। ज्यादा अपोज कौन करेगी, कौन सी बॉडी करेगी, बॉडी बी करेगी ज्यादा अपोज, ठीक है। तो इसी तरह फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास दो बॉल्स हैं, या हमारे पास एक बॉल है और हमारे पास एक स्टोन है, हम इस पे भी किक मारेंगे और इस पे भी किक मारेंगे, ठीक है। तो जिस फोर्स से हम ये इस बॉल पे किक मारेंगे उसी फोर्स से हम इस स्टोन पे भी किक मारेंगे। तो ज्यादा दूर कौन जाएगी, तो ज्यादा दूर ऑब्वियसली बॉल ही जाएगी, ठीक है। और स्टोन क्या है, स्टोन ज्यादा दूर नहीं जा सकते, क्योंकि इसका मास जो है, इसका मास है ज्यादा, इसका मास है ज्यादा, किससे, बॉल से। तो बॉल क्या है, बॉल इज लाइट एंड स्टोन इज हैवी। तो यहाँ पे क्या होगा, तो इस स्टोन का इनर्शिया क्या होगा, इस स्टोन का इनर्शिया होगा ज्यादा। तो इसलिए ये क्या करेगी, स्टोन करेगी ज्यादा अपोज, किसको, इस फोर्स को। तो बॉल क्या करेगी, कम अपोज करेगी, क्योंकि इसका मास कम है और स्टोन का मास है ज्यादा। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इनर्शिया होगा ज्यादा और बॉल में इनर्शिया होगा कम। तो हम यही कह सकते हैं अब नटशेल, जिस बॉडी का मास ज्यादा होगा उसका इनर्शिया ज्यादा होगा, और जिस बॉडी का इनर्शिया ज्यादा होगा तो वो ज्यादा अपोज करेगी किसी भी चेंज को, ठीक है। और जिस बॉडी का मास कम होगा उसका इनर्शिया भी कम होगा, और वो कम अपोज कर सकते हैं, जो भी हम उसमें चेंज लाना चाहेंगे तो वो उतना ज्यादा अपोज नहीं करेगी उस चेंज को। तो लाइट बॉडी के लिए हमें कम फोर्स अप्लाई करना पड़ता है और हेवी बॉडी के लिए हमें ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। तो होप आपको ये सब समझ आया होगा। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।